बातें जो सामने आई हैं कि आरजेडी इंडिया अलायंस की बात हम करें, इंडिया अलायंस इसका नेतृत्व तो आज की तारीख में आरजेडी कर रही है। इनका मुद्दा जो है वो है वक्फ बोर्ड, यानी मुस्लिम अपीसमेंट। दूसरी तरफ एनडीए का मुद्दा है जंगल राज। तो आम जनता के बीच ये दोनों बातें गई हैं अभी तक, या आम जनता ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट, विकास और लॉ एंड ऑर्डर, करप्शन पे ही अपने को सीमित रखेगी इस बार भी। एग्जैक्टली। अच्छा अजय जी, ये जो घोषणाएं हो रही हैं आरजेडी की ओर से, क्या वह संभव है? अभी जो बिहार का बजट है उस बजट में जो भी घोषणा तेजस्वी यादव ने किया है उस बजट के अंतर्गत वो पूरा कर पाएंगे? जितनी घोषणाएं तेजस्वी यादव ने की हैं शायद आज का जो बिहार का बजट है उसका 5 गुना भी हो जाए तब भी वो तेजस्वी यादव अपने घोषणाओं को मूर्त रूप नहीं दे पाएंगे। केवल तेजस्वी ही नहीं, हर दल घोषणा करने में जो संभव ही नहीं है। अब आप बताइए, एनडीए ने बिहार के लगभग 80 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया ट्रांसफर किया। क्या है ये? कहाँ से आएगा पैसा? और 2 लाख रुपया और देने वाले लोग हैं, कहाँ से पैसा ले आएंगे? और जहां तक आप वक्फ बोर्ड की बात किए तो यह तो भाई केंद्र का मामला है, तेजस्वी इसको कैसे खत्म कर सकते हैं? कोई राज्य सरकार का मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के निर्णय को कैसे पलट सकता है? तो ये सब केवल चुनावी शगुफा है और कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव घोषणा करें, एनडीए के लोग घोषणा करें, बिहार की जनता जान रही है, पहचान रही है कि इसका कोई मतलब नहीं। एक बात यहाँ हम वो बड़ा बेमानी रह जाएगा कि अगर हम 2 नामों का चर्चा ना करें। वो नाम है, एक तो प्रशांत किशोर जन स्वराज और दूसरा तेज प्रताप। इन दोनों की चर्चा अगर हम ना करें तो शायद, कहते हैं ना कि चुनाव, बिहार के चुनाव में इन दोनों नामों पे काफ़ी ट्वीट्स और पोस्ट किए जा रहे हैं और दोनों का रील भी बड़ा बन रहा है। तो उन सारे रील्स को देखकर सोशल मीडिया पे आपको भी लगेगा कि बड़े एक्टिव हैं और शायद बिहार में इस बार चुनाव में वो कुछ असर दिखाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों का कोई असर होगा? देखिए अजय जी, जब प्रशांत किशोर जी 3 साल पहले बिहार में पदयात्रा शुरू किया था, पदयात्रा शुरू करने के समय उन्होंने एक बात कही थी। 2 अक्टूबर 1922 को उन्होंने पदयात्रा शुरू की, गांधी जयंती के दिन, भिटिहरवा से, जहाँ से मोहनचंद करमचंद गांधी को महात्मा गांधी, वहीं से जब वो शुरू किए तो महात्मा गांधी का दर्जा मिला। और जब प्रशांत किशोर ने अपनी यात्रा शुरू की तो उन्होंने कहा कि हम जाति विहीन राजनीति करेंगे। मेरे जैसा लोग उनकी इस बात से बहुत कायल हुआ। हम लोग जब 1974 में जयप्रकाश आंदोलन के सिपाही रहे हैं, जयप्रकाश जी ने जनेऊ तोड़ो अभियान चलाया था, उसके पीछे मंशा यही जाति प्रथा तोड़ने की। 74 के बाद से जब 2022 में कोई व्यक्ति कहा कि हम राजनीति में जाति विहीन राजनीति शुरू करेंगे तो हमारे जैसे लोग को प्रशंसा हुई कि चलिए कम से कम एक शख्स आया जो फिर से जाति विहीन राजनीति की बात कर रहा है। लेकिन दुर्भाग्य, चुनाव जैसे जैसे उनका पदयात्रा खत्म होते चला गया, उसके बाद पिछले वर्ष हम सब जानते हैं कि 24 जनवरी को कर्पूरी जयंती होती है। 24 जनवरी के एक दिन पहले श्रीमान प्रशांत किशोर जी ने पटना में अति पिछड़ों का एक सम्मेलन किया था। उस सम्मेलन में उन्होंने कहा कि हम अति पिछड़ों को 33% अगले चुनाव में
वो अब 33% लोगों को उम्मीदवार बनाएंगे। दूसरे दिन मुसलमानों के बीच उन्होंने इसका सम्मेलन किया, उसमें कहा कि 10% मुसलमानों को हम टिकट देंगे। इसी तरह हर जाति के लोगों को वो कहते रहे। 2 अक्टूबर 2022 को जो कहा था कि हम जाति विहीन राजनीति करेंगे, वह आदमी आ गए जात पर। और इस बार जो टिकट उन्होंने दिया है 241 सीट पर उनके उम्मीदवार रहे। यह अलग बात है, कुछ 2-3 सीट पर बीजेपी के बड़े नेताओं ने उनके उम्मीदवार के घर जाकर के, जैसे भी हो, अभी यह बात अभी तक मार्केट में नहीं आया है, बाजार में नहीं आया है, कि उनको प्रलोभन दे करके, उनको ये क्या कहते हैं, डरा करके, धमका करके, जैसे भी हो 2-3 कैंडिडेट को उन्होंने बैठा दिया। तो जितने भी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं प्रशांत किशोर हमको नहीं लगता है कि कुछ अच्छा कर पाएंगे। कुछ सीट जरूर पा लेंगे, 5-7 सीट पा लें तो बहुत है मेरे समझ से, लेकिन खेल बिगाड़ जरूर रहे हैं। वो बीजेपी की भी कुछ सीट कमोबेश, जदयू का भी, और क्या कहते हैं, महागठबंधन का। पिछले जब 2020 में चुनाव हुआ था तो आपको याद होगा चिराग पासवान ने 147 सीट पर अपने उम्मीदवार दिए और लगभग सब जगह जदयू के उम्मीदवार को हरवाने का काम उनके टिकटार्थी किए। कुछ यही स्थिति इस बार प्रशांत किशोर करने जा रहे हैं। दोनों महागठबंधन और एनडीए दोनों गठबंधनों की का वोट काटने की स्थिति में जरूर है प्रशांत किशोर। अपने खुद उनके एमएलए कितने जाएंगे यह कहा नहीं जा सकता। चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद एक बात हम बता दें आपको आज के दिन कि उनके जितने विधायक 2, 4, 5, 10 जितने भी जीत के आ जाएं, वे सब के सब जिसकी सरकार बनने वाली होगी उसकी ओर रुख कर लेंगे। जी। तेज प्रताप जो लालू के रेप्लिका नजर आते हैं, बोलचाल में, हाव भावों में और इश्यूज पे अपनी बात रखने में, ऐसा लगता है कि लालू जी का पुनर्जन्म हुआ है। ऐसा भगवान करे कि उनको एक लंबी उम्र मिले, पर एक कहते हैं ना कि उनके रेप्लिका, उनका जस्ट डुप्लीकेट के तौर पे तेज प्रताप खड़े हुए हैं। पर तेज प्रताप और तेजस्वी और घर से उनका बाहर निकलना, पार्टी से बाहर निकाला जाना, ये सारे मुद्दों पे आपको क्या लगता है कि तेज प्रताप कितना असर रखेंगे, या सिर्फ एक ऐसे ही रील्स पे रील्स बनता रहता है जैसे वैसे ही वो कुछ कर रहे हैं? देखिए जी, हमको नहीं लगता है कि परिवार और पार्टी से निकाल दिए जाने के बाद तेज प्रताप कुछ कर पाएंगे। अपने बमुश्किल जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, हमको इसमें भी संदेह लगता है। और आज तेजस्वी यादव बड़े नेता क्यों हो गए? क्योंकि उनके माथे पर उनके पिता का हाथ है। आज के दिन में भी लालू यादव बिहार के सबसे बड़े नेता हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है, किसी को मतलब संदेह इस पर नहीं। और सबसे बड़े नेता का अपने जिस पुत्र पर हाथ है वही राजनीति में आगे बढ़ेगा। जिसको लालू यादव ने पार्टी से निकाल दिया, परिवार से निकाल दिया, हमको नहीं लगता है कि वो कुछ कर पाएंगे। ओएसी की बात हम कर लें थोड़ा, क्योंकि उन्होंने एक गठबंधन बनाया है, एक नया अलायंस तैयार किया है, मुस्लिम बैकवर्ड अलायंस करके उनका, उसका नाम तो मैं अभी बैक हैंड में नहीं है, आपको अगर याद होता आप जरूर हमारे व्यूअर्स को बता दें, क्योंकि ऑफ हैंड हम याद नहीं कर पा रहे वो नाम। चर्चा चली तो मैंने पूछा आपसे ओवैसी की क्या स्थिति रहेगी, ओवैसी कितना हद तक इलेक्शंस को पे असर डाल सकेंगे?
ओवैसी फिर पिछले चुनाव में 5 सीट ओवैसी की पार्टी ने जीता था सीमांचल के इलाकों में। इस बार फिर उनके एमएलए जीत के आएंगे, 4 आए 5 आए, लेकिन उनके विधायक चुनाव जीत के आएंगे, ऐसा मुझको लगता है। और देखिए, जैसी चर्चा है कि तेजस्वी यादव ने खुलेआम बिहार में चर्चा है, तेजस्वी यादव अपने अहम में आकर के और AIMIM से समझौता नहीं किया उन्होंने, झारखंड की JMM पार्टी से समझौता नहीं किया, पशुपति कुमार पारस से समझौता नहीं किया। अगर इन तीनों से तेजस्वी यादव ने समझौता कर लिया होता तो मुझको पूर्ण विश्वास है कि महागठबंधन बिहार में सरकार बनाने की स्थिति में आ जाती। अब देखिए, पासवान जाति का वोट चिराग पासवान के साथ में है, लेकिन अगर पशुपति कुमार पारस स्वर्गीय रामविलास पासवान के छोटे भाई, वो अगर तेजस्वी अपने साथ एक दो सीट भी दे दिए होते तो पासवान वोट में डिवाइड करने की हैसियत पशुपति कुमार पारस में है। यह लोग कहते हैं कि चिराग पासवान पिछला 5 MP जिता लिया, 100% स्ट्राइक रेट रहा, तो सब लोग भूल गए हैं कि उस समय चिराग पासवान बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अपने बदौलत 5 सीट वो नहीं जीत पाए, उसमें बीजेपी की बहुत बड़ी भूमिका। रामविलास पासवान जब जब चुनाव लड़े हैं 77 से लेके और अब तक, जब जब जीते हैं हाजीपुर से, वो बड़े नेता रहे हैं, वो देश भर में घूमते रहे हैं, उनके चुनाव का सारा दारोमदार पशुपति कुमार पारस के जिम्मे रहता था। वर्चुअली जीतते थे, सर्टिफिकेट मिलता था रामविलास पासवान को, लेकिन चुनाव लड़ता था पशुपति कुमार पारस, और उसके साथ तेजस्वी यादव ने समझौता नहीं किया। अगर समझौता किया होता तो पासवान वोट कटता, इसका लाभ होता महागठबंधन को। AIMIM के साथ अगर समझौता किए होते तो मुस्लिम इंटैक्ट वोट जो आज कटने की स्थिति में है सीमांचल की स्थिति में, और कटेगा ही, वो इंटैक्ट महागठबंधन के साथ रहता। JMM, आप बताइए, ये एक MLA है आपका झारखंड में, आपका मतलब राष्ट्रीय जनता दल का, और उसको JMM ने अपना मंत्री बनाया है, आप उसको 1-2 सीट नहीं दे सकते थे? तो ये कहने वाले कहते हैं कि लालू यादव समझौता करने के लिए राजी थे, लेकिन तेजस्वी यादव अड़ गए थे, इसलिए उन लोगों को सीट नहीं मिली। जो चर्चाएं हैं बिहार में, तेजस्वी यादव या पाल रखे हैं मन में कि हम अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, तो ठीक है, हो जाए, नौजवान हैं, युवा हैं, लेकिन अगर 1-2 सीट 2-4 सीट बांट दिए होते, 5 सीट बांट दिए होते, तो आपका मुख्यमंत्री बनना पुख्ता हो जाता। अभी जो संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि वो वैसे कुछ मुसलमानों का वोट काट करके विधायक लेकर के चले जाएंगे, कुछ वोट JMM के चलते डिस्टर्ब होगा, पशुपति पारस के चलते वोट डिस्टर्ब होगा, वो तो नहीं होता ना। इसलिए हमको लगता है कि यहाँ तेजस्वी यादव से कुछ चूक हो गई। जी चलिए, इस चूक तेजस्वी से हुई, राहुल का ना आना शायद एक चूक हो, अलायंस पार्टीज, प्रशांत किशोर का पहले कुछ कहना अब कुछ कहना, जात की राजनीति, इन सब चीज़ों के बीच चुनाव 6 फर्स्ट फेज का चुनाव बिहार में होने वाला है 6। उसके पहले हम आपके साथ इन्हीं मुद्दों पे, इसी तरह के मुद्दों पे जो आम जनता के बीच है, उस पर डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा लगा आपसे बात करके साकेत जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।